ये आशु है। आपका नाम क्या? हिमांशु, सलमान, भीम, राज, अमित, साहिल, ताज भाई, मोहम्मद शाहनवाज भाई, शानू पान वाले। हम लोग यहाँ अंदर बंद हैं और यहाँ पे बहुत तक की लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है यहाँ पर। आप आवाज़ सुन सकते हो बाहर से, हम दिखा नहीं सकते। हमारे यहाँ हेल्प करो। शिव यात्रा दिल्ली चौरान में, मुस्तफाबाद विधानसभा। तेईस फरवरी की बहन की शादी रखी गई थी, तो और 23 को शादी होने के बाद 24 तारीख को मैं गया अपनी दुकान पर। मैंने अपनी जाके दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद दुकान पर भीड़ भाड़ लगी। सब कहने लगे आगे दंगे हो रहे हैं 24 तारीख को। तो फिर मैंने अपने भाई के पास फ़ोन करा। मैंने भाई ऐसे ऐसे सब कह रहे हैं कि यहाँ दंगे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं दुकान बंद कर देता हूँ। भाई कहने लगे अभी रुक जा, मैं आता हूँ। तो भाई लंच करके घर से दुकान पर गए। भाई ने कहा अब तुम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, मैं बैठता हूँ दुकान पे और तुम घर जाके लंच कर लो। मैं यहाँ पर आके लंच करके सो गया था। फिर मैंने 4 बजे के टाइम भीड़ भाड़ की आवाज़ सुनी बाहर रोड पर। अब मैंने देखा यहाँ पे जितने भी गली वाले थे, जितने भी सारे थे, सब यूँ कह रहे थे आज हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, आग लगा देंगे, मार देंगे, पूरे से बिहार में ऐसा कर देंगे। और मैंने 3-4 जनों के हाथ में तलवारें भी देखी, तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने एकदम अंदर गेट लगा दिया और अंदर सबको कह दिया कि मतलब कोई भी आए तो गेट वेट मत खोलना। फिर मम्मी ने कहा सानू तो दुकान पर ही है। फिर पापा ने कॉल करी भाई के पास। भाई ने कहा अब्बू जी बहुत सारी भीड़ भाड़ आ गई थी और जितने भी कस्टमर बाहर खड़े थे वो सब दुकान के अंदर आ गए थे और मैंने शटर बंद कर लिया है। हम 10-12 जने अंदर बंद हैं और बहुत डर लग रहा है, बाहर ना बहुत तोड़ा फोड़ी हो रही है। और पुलिस वाले को भी फ़ोन करा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। पापा ने कहा एक काम करो, वीडियो बना लो और अपनी और वायरल कर दो। भाई ने अंदर ही दुकान में वीडियो बनाई, सभी लड़कों के नाम वगैरह पूछे और वीडियो बनाने के बाद बहुत भीड़ भाड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर वहीं पर ही हमारे जो दुकान का शटर था वहीं पर पेट्रोल बम आया वहाँ पे और दुकान में आग लग गई थी, जो बोतल पेट्रोल वाली जो फेंकते हैं वो। और आग लगने में अंदर धुआं बढ़ने लगा। सब जितने भी थे दुकान में सब घबरा गए थे, भाई भी। तो वहाँ से ये चिल्लाए कोई बाहर से गेट खोलो, हम अंदर हैं, जल जाएंगे। तो जब ही हमारी दुकान के बराबर में एक दुकान वाले थे, उन्होंने आके शटर तोड़ा और हमारे भाई को और जितने भी लड़के अंदर बनते, हिंदू मुसलमान दोनों थे, उन्होंने मतलब सब एकदम ही बाहर निकले। किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में डंडा था। अपनी जान बचाने के लिए वो भागते हुए बाहर निकले और हमारा भाई आगे जाके वहाँ पे रुक गए पेड़ के नीचे और वो देखने लगे कि अपनी दुकान में मतलब आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं। तो भाई वीडियो बनाने लगे थे अपने फ़ोन से। फिर जब भी भाई के ध्यान में यार एक फ़ोन तो मेरा वहाँ पे भी रह गया दुकान के अंदर टच वाला, तो जैसे ही वो लेने गए तो और ज़्यादा मतलब आग बहुत ज़्यादा लग गई थी, कैमरे वगैरह रखे हुए थे। और फिर जैसे ही वहाँ से भाई आए तो उन्होंने एकदम ही पापा के पास फ़ोन करा, कहा कि दोनों दुकानें जला दी हमारी और ऐसे ऐसे, अब बताओ मैं अब्बू जी क्या करूँ। अब पापा कहने लगे कोई नहीं, जो हो गया देख लेंगे, हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, अब एक काम करो घर पे आ जाओ, फिर चलते हैं यहाँ से। तो हम 24 फरवरी की शाम को 6-7 बजे 6 बजे भाई घर पर आ गए थे। हम 7 बजे अपनी जितनी भी घर वाले थे अपनी फैमिली को लेकर हम लोनी चले गए थे बहन के यहाँ। वहाँ जाने के बाद 3-4 दिन बाद हमने अपने पड़ोसियों के पास फ़ोन करा, जी हमारा घर कैसा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई या किसी ने। तो इन्होंने बताया हमारे घर को मतलब नीचे से गेट तोड़ दिया है उन्होंने, जितने भी दंगाई आए थे बजरंग दल वाले, और घर का सारा सामान ले गए हैं, गहने कपड़े वगैरह सब।
और जो दहेज का सामान था थोड़ा बहुत वो भी ले गए हैं। और सिलेंडर को ले जाके इन्होंने आग लगा दी नाले पे। और फिर भाई ने मार्केट में फ़ोन करा, मेरी दुकान कैसी है पता है किसी को? तो उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान तो पूरी जला दी है, उसमें ना काउंटर बचा, कुछ भी नहीं बचा, पूरी मतलब वीरान सी हो गई है, पूरी काली पड़ी है दुकान। तो बहुत मतलब सदमा सा लगा भाई को भी, पापा को भी। और पापा को तो वैसे ही हार्ट अटैक की मतलब दिल की बीमारी थी, उन्हें वाल डलने वाला था उनका, बस रह गया था। और उसके बाद फिर एक दुकान वाले ने कहा शानू 4 मार्च को शानू एक काम कर, दुकान पर आ जा, SDM आएगा, वो फार्म वार्म दे रहे हैं, मुआवजा मिलेगा और दोबारा दुकान स्टार्ट करेंगे हम। तो भाई आ जाते हैं दुकान पर और वहाँ पे जाके फ़ोटो वगैरह खींचने लगते हैं अपनी दुकान के और फार्म भरते हैं। जब भी एक हेड कांस्टेबल आता है और वो कहता है अपना फ़ोन दो, और भाई कहते हैं सर क्या बात है? कहने लगा ये फ़ोन दो, मैं ज़रा कुछ चेक करके बताता हूँ तुम्हें। और भाई ने उसे जैसे ही फ़ोन दिया तो वो फ़ोन लेके चलने लगा। भाई ने कहा सर फ़ोन तो दो। वो कहने लगा फ़ोन नहीं मिलेगा, फ़ोन आपको मिलेगा कल, क्राइम ब्रांच में आ जाना नन्नगरी। भाई कहने लगे सर मैंने तो कुछ करा भी नहीं है, और मैं तो जब होता तो मैं यहाँ क्यों आता अपनी दुकान पे? कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे तुमने कुछ करा है, बस फ़ोन लेके जा रहे हैं हम, देख के हम बता देंगे तुमने मतलब क्या क्या कर रखा है। तो वो वहाँ से चले गए। तो भाई आया हमारे घर पर यूपी, वहीं बहन के यहाँ लिपि नगर। वहाँ जाने के बाद पापा ने कहा क्या हुआ, क्यों उदास बैठा है? भाई ने कहा ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन ले गए हैं और यूँ कह रहे हैं कि कल आके ले जाना तुम 5 तारीख को। तो पापा ने पुलिस वाले के पास फ़ोन करा, सर ऐसे ऐसे इसका फ़ोन ले गए हैं, क्या करना है? तो उन्होंने कहा आप फ़ोन लेने चले जाओ, नहीं जाओगे तो यूँ कहेंगे कि तुमने कुछ करा है, जब तुमने कुछ करा नहीं है तो फ़ोन लेके आना और ले जाना, और तुम भी जाना, किसी बड़े का होना ज़रूरी है। तो हम 5 मार्च को गए वहाँ पर नन्नगरी क्राइम ब्रांच में, उनसे जाके हमने बात करी और पुलिस वाले ने कहा पापा से और मुझसे आप तुम दोनों यहीं पर ही रुको, यहीं पे बैठो, हम इसे अंदर ले जा रहे हैं, ज़रा बात करेंगे, अभी छोड़ देंगे। तो हम 11 बजे वहाँ गए थे, तो हमें 5 बज गए वहाँ पे शाम के। तो फिर पापा ने कहा एक बार जाके देखता हूँ यार, लंच वंच कुछ भी नहीं करा हमने, क्या पता उसने भी ना करा हो शानू ने, जाके बात करता हूँ। तो देख हमने भाई है नहीं वहाँ पे बैठे हुए। पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वाला कहने लगा उसे अलग शिफ्ट करा दूसरे कमरे में, अब एक काम करो कल आया ना, अभी बड़े साहब आए नहीं है। तो हम कहने लगे चलो ठीक है। तो फिर जाते हुए पुलिस वाले ने कहा एक काम करो, कल तो आओगे आप, इसका लंच भी ले आना। तो पापा कहने लगे चलो ठीक है ले आऊँगा लंच। तो फिर हम 6 मार्च को आए, तो उनसे बात करी। वो कहने लगे अभी तो नहीं छोड़ सकते, अभी बड़े साहब आए नहीं है, वो राउंड पे हैं बाहर, जैसे ही आएंगे हम बता देंगे, इतना आप लड़के को वो खिला दो लंच। तो हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आपका लड़का वहाँ पर है। तो जैसे ही जाके देखा तो वो लॉकअप में बंद थे और बैठे हुए थे नीचे ज़मीन पे। पापा ने आवाज़ दी बेटे क्या हो गया? तो भाई एकदम रोने लगे, उन्हें देख के कहने लगे आप अब्बू जी मेरे को बहुत मारा पीटा है, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि तूने किसी को जान से मार दिया और हाथ पैर काट दिए, जो अनिल स्वीट वाला है उसके जो नौकर है उसको तुमने मारा है, और तुमने जितनी भी दुकान है तुमने जलाई हैं, और तुम्हारे साथ जो लड़के थे तुम उनका नाम बताओ। तो पापा ने कह दिया तो तूने करा है? भाई कहने लगे नहीं अब्बू जी मैं तो घर पर आ गया था, वो लड़का मरा है 9 बजे और हम तो 7-8 बजे अपना वहाँ चले गए थे लोनी, तुम बताओ मैं कैसे कर दूँगा उसका मर्डर। तो पापा कहने लगे चल जैसे भी है तू अपना देख, मैं अभी जाके बात करता हूँ। फिर हम वहीं पे 7 बजे तक बैठे रहे शाम को। फिर बड़े साहब आए IO सुरेंद्र कुमार, उन्होंने कहा अब मैं आ गया हूँ, मैं इससे बातचीत करता हूँ, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन अभी छोड़ दूँगा मैं, आप एक काम करो कल आ जाओ। तो फिर हम घर चले गए, फिर जाके आराम करा। फिर हम अगले दिन आए, अगले दिन आके फिर उससे बात करी सुरेंद्र कुमार से IO से। उसने कहा इसको हमने मर्डर केस में अंदर बंद कर दिया है और आज इसको दोपहर को हम वहाँ लेके जा रहे हैं कोर्ट में, वहाँ जाके इसे पेश करेंगे जज के सामने। तो हमने फिर वकील से बात करी, वकील कहने लगा चलो देखते हैं जज के सामने, मैं भी चलता हूँ, जो भी होगा देख लेंगे। तो पुलिस वाले वहाँ पे लेके गए, जज के सामने पेश करा।
बहस करने के बाद कहने लगे कि ये मेन एक्यूज्ड है और इसने सारा दंगा कराया मुस्तफाबाद सिप बिहार में, और हम इससे और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इसने अपने साथियों के नाम नहीं बताए हैं, हमें 3 दिन की और रिमांड चाहिए। तो जज ने फिर कह दिया चलो 3 दिन और दे देते हैं आपको। फिर वो ले गए अपने क्राइम ब्रांच में ऑफिस में। फिर वहाँ पे इन्होंने और पूछताछ करी, 3rd डिग्री भी यूज़ करी, हर चीज़, मारा पीटा बहुत। मगर जब भाई को कुछ पता ही नहीं था मेरे साथ कौन था क्या था, वो खुद अकेले थे और वो हर बार यही पूछते थे कौन है तेरे साथ, तुम सबने क्या कैसे करा क्यों करा। तो भाई को कुछ पता ही नहीं था। फिर 3 दिन बाद फिर इन्हें कोर्ट में पेश करा। फिर जज ने कहा हाँ जी इसने कुछ बताया, तो उन्होंने कहा पुलिस वाले ने, जी ये कुछ मुंह खोल ही नहीं रहा है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। फिर हमारे वकील ने कहा जनाब जब ये कैसे बता देगा जब ये था ही नहीं। तो पुलिस वाले ने कहा सर एक कोशिश और करते हैं, 3 दिन की और वो दो मेरे को, जैसे भी होगा मैं बताऊंगा। तो जज साहब ने कहा देख लो बहुत दिन हो गए, इतने दिन तो कोई इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है, पूछताछ आप जैसे भी हो इसे लिख करके सीधा, वरना तो इसे वहाँ भेजो जेल में जेसी। तो इन्होंने पूछताछ करी फिर 3 दिन, फिर मारा पीटा बहुत। हम हर दिन जाते थे, हर दिन अलग चेहरा दिखता था उनका, कहीं यहाँ से आँख वैसी है, कभी कुछ है। और फिर 3 दिन के बाद इन्होंने फिर मंडोली जेल में भेज दिया था, नन्नगिरी। फिर हम वहाँ पर मिलने गए। वहाँ पे मिलने के बाद भाई कहते हैं पापा मेरे को तो यहाँ पे भी मतलब साइन करा रहे हैं ब्लैंक पेपर पे, और एक FI आ रही है मेरे पे, और जितने भी यहाँ पे बंदे ना वो यूँ कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर ना फेक केसेस लगा देंगे, तुम साइन कर दोगे तो जितनी भी दुकानें जली हैं सब तुम्हारे नाम आ जाएगा उन पर। तो भाई ने फिर यूँ कह दिया मैं सर अब साइन वाइन नहीं करूँगा, आप खाली बिली साइन करा रहे हो, वरना तो एक केस पे तो इतने साइन तो होते भी नहीं हैं। तो उन्होंने फिर पापा से बताया, पापा ने फिर वकील साहब से कहा, वकील साहब कहने लगे एक ही तो केस है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने का। तो फिर उसके 1 महीने बाद पता चला 15 केस और लगा दिए, जितनी दुकानें जली थी उनका नाम इनके ऊपर डाल दिया कि इसने जलाई हैं, और इसके साथ ये लड़के थे और लड़के इनके साथ के, मतलब 13 जने पकड़े गए थे, और मैन एक्यूज़ इन्हें बनाया था मास्टरमाइंड सिप बिहार का और मुस्तफाबाद का, और उनके नीचे के वो बना दिए थे मतलब जो चेले होते हैं करने वाले काम। फिर उसके बाद पापा को मतलब बहुत मतलब सदमा सा लगा कि मतलब इतना बड़ा केस कैसे हो गया। मुझसे भी न बतावे थे, रोती फिर उसके बाद हमने फिर वकील से बात करी। वकील कहने लगा आप देखो 4 जून को वो आएगी चार्जशीट, हम जैसे भी होगा हम देख लेंगे। फिर चार्जशीट आई, चार्जशीट आने के बाद मैंने देखी, पापा ने, तो बहुत सा बड़ी थी, इतनी बड़ी कम से कम 900 पन्नों की। तो पापा ने कहा जी यही तो है बस। तो वकील ने कहा ये तो एक केस की, अभी तो 15 केस और हैं, अभी तो मुल्ला जी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, और इसे तो बहुत बड़ा वो बनाया आतंकवादी, तो ये मतलब इतनी जल्दी नहीं होने का केस, रफा दफा। तो वो मतलब वहीं से मतलब उन्हें ना पसीने से मतलब आने लगे थे, अंदर ही घुटन सी होने लगी थी, घबरा गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब वही मैन थे हमारे घर में कमाने वाले, हर चीज़ वही देखते थे, खाना पीना, मेरी पढ़ाई भी, पापा की दवाई, मम्मी का ख्याल। तो वो मतलब उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरा एक हाथ कट गया, मतलब वो जेल चले गए तो। और मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे इतना पता नहीं था बाहर का क्या करना क्या नहीं। फिर मैं उन्हें घर पे लेके आया, घर पे उन्हें बातचीत करी। फिर उसके 3 दिन तक हमने हमारी बात फिर भाई से हो नहीं रही थी जेल से, क्योंकि वो मिलने नहीं दे रहे थे जेल वाले। तो हम बहुत घबरा रहे थे, भाई क्या हो गया, बात नहीं हो रही। मैं ऐसे ही टाइम बीतता गया, एक हफ़्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया। 9 दिन बाद फिर एक जानने वाले की कॉल आई मुस्तफाबाद से। उसने कहा जी ऐसे सुनने में आया है कि कुछ लड़कों का इनकाउंटर हो गया है। ये कब हुआ? इसके बीच में कोविड भी? हाँ कोविड चल रहा था उस टाइम, ये है 13-14 जून की बात है। 3 मुश्किल 4-5 की ना 4 से पहले की एक तारीख की बात है ये, एक जून की,
4 मार्च को चार्जशीट आई थी। उसके बाद मतलब टाइम चलता रहा है जी, पूरे मार्च में बात नहीं हुई थी। 1 जून को पता चला था, उस आदमी ने बताया। तो मार्च में कौन सी एक बताया आप जी ये फरवरी में दंगे हुआ ना, हाँ। मार्च में इसको पकड़ लिया। हाँ। चार्जशीट तो अप्रैल मई में हाँ मई में जी हाँ, मिस्टेक हो गई मेरे से। मई में आई थी चार्जशीट। तो 1 जून को हमारे जानने वाले ने बताया ऐसे एनकाउंटर हो गए, तो पापा बहुत घबरा गए थे। फिर हमने 3 दिन तक ऐसी पूछताछ करी, कुछ पता नहीं चला। फिर 3 जून को सॉरी रात को मैं इन्हें अस्पताल ले गया। अस्पताल में ले जाने के बाद पापा वहाँ पे रोने लगे थे बहुत। उन्हें पता नहीं चल रहा, मतलब थोड़ी याददाश्त भी कमज़ोर सी हो गई थी, सदमा सा लग गया था। और वहाँ डॉक्टर ने चेक करा तो वो कहने लगा ऐसी तो कोई बात नहीं है, इन्हें सदमा सा लग गया है और जिसे ये याद कर रहे हैं उसे मिलवा दो इनको, तो थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे। मैंने वकील से बात करी, वकील ने कहा चलो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, आ जाएगा वो शानू देखने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं अगले दिन लगाऊंगा एप्लीकेशन कोर्ट में। अब फिर मैं 4 जून को सुबह के 1 बजे, रात के 1 बजे मैं घर पर ले आया था। लाते ही पापा कहने लगे मेरे को शानू से मिलना है, बेचारे को बेगुनाह को फंसा दिया, 16 केस फेक लगा दिए और ऐसे ऐसे, अब तो कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, दुकानें भी जला दी, कुछ भी नहीं है। तो पापा ने कहा एक काम कर, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं तू वहाँ चला जा, उन्हें लेके आ जा, एक बार वो देख लेंगे, क्या पता मेरा बीपी बढ़ रहा है क्या है। अब मैं जैसे ही सिस्टर को लेके गया बाइक पे बिठा के, अब मैं उन्हें लेके आया तो देखा तो उन्हें मतलब अटैक आ गया था जब ही, और उनका इंतकाल हो गया था। ऐसा तो हो गया, फिर बहुत रोया मैं भी और जितने भी थे सब। फिर अगले दिन वकील से बात करी, फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाई। फिर जज ने कहा हम 3 घंटे की पैरोल दे सकते हैं, इससे ऊपर की नहीं देंगे क्योंकि इसे मैन एक्यूज्ड है, क्या पता भागने की कोशिश करे। फिर उन्हें 3 घंटे के लिए आने दिया और दफना कराया पापा का, फिर चले गए थे। सारे थानों में इत्तला करके ना कहाँ लाए, फिर ऐसे कैसे करके सदमा लग गया था बस पापा को। फिर उसके बाद मैंने अकेले ने सर्वाइवल करा। मैं ही जाता था कभी महमूद पिराचा के पास, कभी करकरडुमा कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी जेल में। मैं भी बहुत डिप्रेशन में हो गया था क्योंकि कोई नहीं था मेरे साथ और मैं अकेला आने जाना। और जब भी बाइक चलाता था ऐसा लगता था जैसे पापा पीछे बैठे हैं, बहुत याद आती थी और बहुत रोता था मैं, अकेलापन सा हो गया था। मम्मी यहाँ रहती थी, मैं नीचे अपना पड़ा रहता था, ना बोलता था, ना पानी, ना कुछ, बहुत टेंशन होती थी। फिर मेरे पथरी का दर्द उठा, अब पथरी में मैं बहुत रोया, अब मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। फिर मैं मेडिकल पे गया, मेडिकल से उन्होंने मेरे को दवाई दी, दवाई भी मैं उससे आराम नहीं मिला। फिर गया मैं, उन्होंने फिर कैप्सूल दिया, फिर मैंने वो कैप्सूल खाया तो आराम मिला मेरे को दर्द का। अब जब भी दर्द होता था मैं वो खा लेता था तो आराम मिल जाता था, तो मेरे को उसकी लत सी लगने लगी। अब मैं वो खाता था तो आराम रहता था, नहीं खाओ तो फिर दर्द होने लगता था। अब फिर मैंने एक डॉक्टर से कहा, डॉक्टर कहने लगा ये तो नशे का कैप्सूल है, तुम तो बेकार हो जाओगे, जब तुम कुछ करते नहीं हो, बीड़ी सिगरेट ना कुछ, तो ये तुम कैप्सूल भी क्यों खा रहे हो। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे दर्द होता है। तो कहने लगे जब दर्द होता था तो किसी डॉक्टर को दिखा देते, मेडिकल वाला के इतना बड़ा डॉक्टर वाला है क्या वो, या वो डॉक्टर बैठा है जो तुम्हें मतलब वो देगा, मतलब किसी, या तो अपना अल्ट्रासाउंड करा दे या कुछ। तो मैंने कहा सर आप बताओ कैसे करना है। तो कहने लगे इसकी तुम्हें आदत पड़ चुकी है, अब तुम इसे एकदम ही छोड़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में असर पड़ेगा। हाँ बैठे हैं, तू बताना कार्ड चाह रहे कुछ? तो उन्होंने कहा अब आप एक काम करो, इसे धीरे धीरे छोड़ना पड़ेंगे कैप्सूल को, आप एकदम ही छोड़ोगे तो आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, आप पागल भी हो सकते हो। तो फिर मैंने अपनी धीरे धीरे मम्मी से बताया, बाजी को पता लगा, बहन को, तो उन्होंने कहा चल हम करेंगे इलाज जैसे भी है। तो अब धीरे धीरे इलाज करा तो अब वो भी मैंने धीरे धीरे छोड़े। अब
उसके बाद फिर मैं महमूद पिराचे के यहाँ गया, वकील के, जो निजामुद्दीन रहते हैं। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा आप चार्जशीट ला के दो उसकी दिलबर नेगी केस की, जो मर्डर केस लगाया तुम्हारे भाई के ऊपर। मैंने उन्हें वो ले जाके दी। फिर उसके एक हफ्ते बाद पता लगा अमित शाह के जो गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री अमित शाह, उसने वहाँ पे रेड पड़वाई है। तो वहाँ पे रेड पड़ने के बाद जो FIR जिन्होंने दी थी ना, जो मोमडन थे, तो जो FIR जो मोमडन थे उनके घर पे आके बजरंग दल वालों ने बहुत वो मारा पीटी करी थी, किसी की आंख फोड़ दी थी, किसी के बच्चे को बहुत मारा था। तो मम्मी के व्हाट्सएप पे आई थी, तो मम्मी घबरा गई थी। मम्मी कहने लगी थी बेटा एक काम करो, तुम अपनी फ़ाइल वहाँ से ले आओ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो जो बजरंग दल वाले हैं वो गलत कर रहे हैं, वो एक क्योंकि वो हाईलाइट हुए में और वो सबको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो धमका रहे हैं घर वालों को। और जैसे भी होगा हम देख लेंगे, बस तू अब मेरा एक तू ही रह गया है, तुझे ही भागा दौड़ी करनी है अब हर जगह की। कुछ हो जाएगा तो क्या करूँगी। फिर मैं गया वहाँ से फाइल लेके आ गया। फिर घर पे बहुत रोए हम दोनों माँ बेटे। फिर मैं नमाज़ पढ़ने गया। फिर वहाँ पे पता चला एक जमीयत से जमातुल हिंद है, वो केस देख रहे हैं, सब बातें हो रही हैं। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा चल बेटा हम देखेंगे आपका केस, जितने भी केस हैं, जितने पैसे लगेंगे हम देखेंगे। अब उन्होंने केस लिया हमारा। फिर करकरडुमा में जेड बाबर चौहान मिले हमें, उन्होंने हमारा केस लड़ा और उनके हाथ में केस देके हमारी धीरे धीरे बेल होने लगी थी हर केस में। 2021 में 2020 में हुई थी 6 केसों में। और जो हमारे जो जज थे वो थे विनोद यादव, तो उन्हें सब केस समझ में आ रहे थे कि ये मोमडन बेगुनाह है, तो उनको वहाँ से क्या ट्रांसफ़र कर दिया था उनका जज का। फिर 2021 में वीरेंद्र भट्ट बैठे। फिर उन्होंने मतलब जून जुलाई अगस्त में सबको समझा। फिर उन्होंने 6 केसों में बरी करा। अब उन्हें समझ में आया केस, तो फिर दिसंबर में आके उन्हें हटा दिया वीरेंद्र भट्ट को। फिर अब पुलिस सत्य परमाचल अब ये बैठे हुए हैं जज, अब 2022 में अब यही चल रहे हैं अब। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो अब ये सीधा बाइज्जत बरी कर रहे हैं। अब 13 केसों में इंशाल्लाह हो गई है भाई की। अब उसमें जी, तो जिसमें मतलब बरी हुए हैं, तो उसमें हमें FD लगानी पड़ रही है। तो हमने फिर जमीयत वालों से बात करी, सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा अब देखो हम इतना पैसा तो दे चुके हैं, अब हम बेल तो करा सकते हैं, हम पैरोल वो नहीं करवा सकते, बेल बॉन्ड नहीं भर सकते। कितना बेल बॉन्ड है अभी? 16 बेल बॉन्ड है। तो अभी मैंने 3 भरे हैं, वो भी 3 ऐसे से भरे। मम्मी की पेंशन आ गई 2000 रुपये, और थोड़े जीजा से ले लिए, थोड़े 1 से 82 पे लिए थे, तो मैंने 15,000 के बेल बॉन्ड अब भरे। और फिर जिसमें 1000 रुपये वहाँ वो ले ले वकील, पुलिस वाले भी, पुलिस वाला जो इंक्वायरी के लिए आते हैं, फिर पुलिस वालों को भी पैसा दो। अब उनसे भी कहता हूँ मैं पुलिस वालों से, सर कोई नहीं है कमाने वाला, बहुत रोता हूँ, पापा भी नहीं है, भाई भी जेल में, वो भी नहीं मानते, उन्हें भी पैसा चाहिए। साल जून में इसका वो खत्म हुआ साल, तो एक जज को मरवा दिया, एक जज को हटवा दिया था। तो बेल कंडीशन क्या क्या है? अब तो चल रही है। अब जो मर्डर केस है ये दिलबर नेगी का, जो भाई के ऊपर लगा है, इसमें अब सलमान खुर्शीद साहब को मैंने हाई कोर्ट में केस दिया है, जो एम्बेसडर है। तो वो यूँ कह रहे हैं कि अब मार्च में लगी है, 28 मार्च को 2023 में, और इसमें मैं देखता हूँ जैसे भी होगा। वही बाकी है? हाँ, एक वो है, एक और है, वो एक उसका है हार्डवेयर की दुकान का, वो जल गई थी दंगों में, तो उसका भी नाम हमारे भाई के। और हाँ ये भी और जो हमारी दुकान जली थी उसमें हमारी खाला के लड़के को पकड़ रखा है, अशरफ नाम को, कि पुलिस वालों ने ये कह दिया कि इसने हमारी दुकान जलाई है, और बल्कि वो वहाँ पर थे नहीं, मगर इन्होंने पुलिस वालों ने उलट पुलट कर दिया, हिंदू का मुसलमान पे, मुसलमान का हिंदू पे। पापा के इंतकाल के बाद मैंने बहुत चक्कर लगाए, ITO गया, और ITO और SDM नंदनगरी, उनसे बात करी मैंने। वो कहते थे ये FIR लाओ और अपने घर के पेपर लाओ,
जो जो तुम्हारे घर में चोरी हुआ है सामान उसकी रसीद लेके आओ। मैंने 2-3 महीने तो इनके ऊपर ही ध्यान दिया, मतलब सामान के ऊपर जो मिल जाएगा। फ़ोटोकॉपी बहुत कराता था मैं, कम से कम 20,000 की फ़ोटोकॉपियाँ हो जाती थी, क्योंकि 16 केसेस हो जाते थे, ऊपर से 2 दुकान, फिर घर की FIR। मैंने हर चीज़ ले जाके दिखाई, उन्होंने हार थक के लास्ट में यही कह दिया तुम्हारा भाई आतंकवादी है, से कोई कंसल्टेशन नहीं मिलेगा। जमा करे था, फिर 8 दिन के बाद वो लाओ तो हमने ये भेज कौन दी। बोला था? ये SDM के जूनियर बोला था, जो बोले थे नीचे बैठते हैं। अरे अभी तो तुम्हें देख के आए, या फिर तुम क्या होता वो लाओ कब छपवा के फेंक देते, डाल दी कचरे में। ना दुकान का मिला, ना घर का, ना घर का मिला, ना दुकान। बहुत परेशान कराया इन्होंने, बहुत। पुलिस वालों ने तो बहुत ज़्यादा। भैया एक दिन बहुत रोई। और कोई तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं, क्योंकि अब पता लग रहा है कि इन्होंने ना झूठे बयानों पे मतलब पकड़ रखा है इन सबको। हमारे वकील ने तो जज के सामने बोल दिया था, ये तो अपने स्टार के चक्कर में थे, ये जो मतलब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाए, ट्रांसफर मतलब वो हो जाए। और यहाँ पे तो कोई मोमडन यहाँ पे दंगों के टाइम चले गए थे ना, तो कब्जा भी कर लिया यहाँ पे उनके घरों में। अब हम तो ये हमारे भी घर में लगे हुए थे। लगे हुए हैं। अब ये हमसे कभी कभार जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, तो कह देते हैं हम आपका घर ले लेंगे, कितने में बेच रहे हो, क्या है क्या नहीं। अब मैं कहता हूँ चलो हमारा रेट 15-16 लाख रुपए है, तो ये कहते हैं कि 9 लाख में लेंगे, 10 लाख में, मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी उसका कमज़ोरी का। अब इन्हें पता भी है कि मैंने इनसे बात भी करी थी कि भाई की ज़मानत होएगी तो पैसे लगेंगे उसमें 1.5-2 लाख रुपए, सही रेट लगेंगे तो निकाल देंगे। क्योंकि पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें पड़ोसियों के साइन चाहिए, उनका आधार चाहिए। अब मैं यहाँ पे किससे आधार मांगूँ? अब इनसे बात करता हूँ तो ये मना कर देते हैं, हम ऐसे किसी मुसलमान को मतलब वो नहीं बनेंगे। मतलब मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है, और कल शाम को फायर स्टाफ वाले आए थे मेरे पास, दुकान में भी सामान लेने गया था, तो मुझसे पूछताछ करी, मैंने बताया और मेरा फ़ोन रख लिया उन्होंने। और मेरा फ़ोन रखने के बाद वो कहने लगे कि आप जो है कल आना 11 बजे और अपना फ़ोन ले आना। और हमारे अंकल हैं कन्हैया लाल, हाँ, वो उन्होंने मुझे बचाया था। और उनके साथ सामने कॉपी किताब वाले चावला साहब, उन्होंने मुझे बचाया था। और जो अनिल पेस्ट्री की दुकान है, दुल्ली नाम है उनका लड़का राहुल, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं राहुल ने बचाया तुम्हें। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं सीधा अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अली फिर वहाँ पे जो है शोर वोर होने लगा बहुत ज़्यादा घर पे। फिर हम घर में ताला लगा के और हम अली नगर चले गए सब। और सब भाइयों को गुजारी है, मैं यहाँ नंद नगरी इस पर क्राइम राज में आया हूँ अपना मोबाइल लेने।